वीडियो बना चल रहा वीडियो बना ये हमारी वीडियो बना लगा जुबान नजर आनी चाहिए तेरी। सारे ऐसा था कि जो शेख अना अली हैं वो मेरी फ्रेंड थी और उनके जो वालिद हैं शेख दानिश अली वो बार बार मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर रहे थे, मुझे फ़ोर्स कर रहे थे और मुझे प्रेशराइज़ कर रहे थे, जिस पे मेरे शेख अना अली के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए और फिर उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करके अपनी तरफ से मुझे लेसन लर्न करवाने की कोशिश की ये सब करके। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब उन्हीं के ऊपर जो है ना वो बैकफायर कर गया और वही सब अरेस्ट हो गए। जो शेख दानिश अली की फर्स्ट वाइफ है उनको भी बिल्कुल पता था, इवन शेख दानिश अली के पेरेंट्स को भी पता था, सबको पता था कि वो ये हरकत कर रहे हैं। बट किसी ने भी उनको रोका नहीं, किसी ने भी उनको मना नहीं किया कि वो ये मत करें। मैं उनसे आधी एज की हूँ। और ये लोग सब लोग शेख दानिश अली, माहम फातिमा, अना अली, फ़ैज़ान, तैयब, जितने भी दीगर मुल्ज़मान हैं वो सब आए दो से तीन गाड़ियों पे काले रंग की और इन्होंने हमारे घर में आके एक तो ट्रेसपासिंग की और फिर वहाँ से हमें अगवा करके एबडक्ट करके अपने घर में की। इसीलिए क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर बहुत एलिगेशंस लगाई थी, एक्यूजेशंस। पहले दिन से इन्होंने ये नैरेटिव क्रिएट किया था कि ये केस सिर्फ खदीजा पैसों के लिए कर रही है और वो सिर्फ हमसे जो है वो पैसे निकलवाना चाहती है, हमें ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन ऑफ मनी का केस ये बताया गया था मुल्ज़िम पार्टी की तरफ से। जी बिगिनिंग में 50 करोड़ की ऑफ़र थी सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो है वो 10, 15, 20 जो उनकी मर्ज़ी होती थी। जब केस स्टक होता था तो वो फिर 1 पे भी आ जाते थे, 1, 2 पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ हिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन 2022 में एक वीडियो मंज़र-ए-आम पर आती है जहां पर एक नौजवान लड़की के साथ उसको हिरासा किया जाता है, गैर इखलाकी हरकत करवाई जाती हैं और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और जब ये वीडियो मंज़र-ए-आम पर आती है इसके बाद ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम में गम व गुस्से की एक लहर दौड़ जाती है, जिसके बाद हमारे इदारे भी हरकत में आते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्त में लिया जाता है और एक लंबा मुकदमा चलता है और उस मुकदमे के रिज़ल्ट जो है उसका डिसीजन जो है वो आज 2026 में आता है और जो मुल्ज़िमान होते हैं उनको सज़ा दी जाती है और जो विक्टिम डॉक्टर खतीजा है उनको इंसाफ दिया जाता है। और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर खतीजा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये सारी कहानी है क्या और किस तरह से इनको इस सारे ट्रॉमा से गुजरना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और कंग्रेचुलेशंस। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि उस वीडियो का ये पस मंज़र क्या है और वो कैसे इस सारी कहानी का आगाज़ होता है। थैंक यू सो मच। और ऐसा था कि जो शेख अना अली हैं वो मेरी फ्रेंड थी और उनके जो वालिद हैं शेख दानिश अली वो बार बार मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर रहे थे, मुझे फ़ोर्स कर रहे थे और मुझे प्रेशराइज़ कर रहे थे, जिस पे मेरे शेख अना अली के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए और फिर उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करके अपनी तरफ से मुझे लेसन लर्न करवाने की कोशिश की ये सब करके। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब उन्हीं के ऊपर जो है ना वो बैकफायर कर गया और वही सब अरेस्ट हो गए। सही, तो मुझे ये बताएं कि आपकी फ्रेंड है अना अली और उनके वालिद आपको प्रपोज़ करते हैं शादी के लिए, तो ऐसे में उनकी फैमिली का क्या वो उनको पता था आपकी फ्रेंड को और फिर उसके बाद ये सारा सिस्टम होता है? जी बिल्कुल, उनकी फैमिली को भी बिल्कुल पता था और जो अना अली की मदर्स हैं जो शेख दानिश अली की फ़र्स्ट वाइफ है उनको भी बिल्कुल पता था, इवन शेख दानिश अली के पेरेंट्स को भी पता था, सबको पता था कि वो ये हरकत कर रहे हैं। बट किसी ने भी उनको रोका नहीं, किसी ने भी उनको मना नहीं किया कि वो ये मत करें। मैं उनसे आधी एज की हूँ बट किसी ने भी मेरी साइड नहीं ली उसमें। सही है, तो वीडियो के अंदर जो आपको हिरासमेंट किया जा रहा है, तो हिरासमेंट का निशाना बनाया जा रहा है, तो उस हवाले से हमें बताएं कि मतलब वो कैसे आपको बुलाया गया या आपके पास वो आए और ये सारा सीन कैसे क्रिएट हुआ? जी बिल्कुल, ये 8 अगस्त का वाक़या है और इन्होंने बहुत ही चालाकी से, कनिंगनेस के साथ जो दिन चूज़ किए वो 9 और 10 मुहर्रम के दिन चूज़ किए थे, क्योंकि 9 और 10 मुहर्रम के दिन पे जो है वो आपको पता है कि नेटवर्किंग, मोबाइल सिग्नल सब कुछ कनेक्शंस बंद होते हैं, इवन इंटरनेट भी बंद होता है।
तो इन्होंने वो दोनों दिन चूज़ किए ताकि हम किसी से भी रब्ता ना कर सकें। और ये लोग सब लोग शेख दानिश अली, माहम फ़ातिमा, अना अली, फ़िज़ान, तैयब, जितने भी दीगर मुल्ज़मान हैं, वो सब आए 2 से 3 गाड़ियों पे काले रंग की, और इन्होंने हमारे घर में आके एक तो ट्रेसपासिंग की और फिर वहाँ से हमें अगवा करके, अबडक्ट करके अपने घर ले गए। तो वहाँ जाके क्या हुआ? वहाँ पे जाके पहले दिन तो इन्होंने हमें मजबूर किया कि शादी के लिए मान जाओ, और उसके संगीन नताइज जो हमें बताते रहे कि अगर नहीं मानेंगे तो हम ये करेंगे, जो इवन जान से मारने की धमकियाँ तक दी। और फिर इन्होंने मेरे मोबाइल फ़ोन्स हर चीज़ अपने पास रख ली। फिर इन्होंने दोबारा ये 9th को जो है वो हमारे घर आते हैं, दोबारा ये हमें अबडक्ट करके लेके जाते हैं, और फिर ये सब तशद्दुद और ये सब कुछ करते हैं मेरे साथ। सही। तो एक आम नाज़रीन के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि एक जो शख्स है, उसकी जो बेटी आपकी फ्रेंड है, वो अपने वालिद का ऐसे कैसे साथ दे सकती है कि एक गैर कानूनी काम है या फिर दूसरे की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके उसको फ़ोर्स किया जा रहा है और वो ख़ुद भी शरीक है इस सारे मामले में? बिल्कुल, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आती कि इतना अनएथिकल कोई किस तरह से हो सकता है, लेकिन शायद यही दुनिया का निज़ाम है। जब लोग बेहस हो जाते हैं तो वो इसी तरह से हो जाते हैं। अभी रिसेंटली हमारे सामने अमेरिका की जो जेफरी एप्स्टीन का केस आ रहा है सामने, तो देखें उसमें भी ख़वातीन मुलव्वस हैं, और इसी तरह से यहाँ पे भी ख़ातून होने के बावजूद अना ने कोई अपने फ़ादर के अगेंस्ट तो क्या, उसने तो उसको एड ही किया सारे इस काम में, और वो तो ख़ुद शामिल थी, अना भी और महम भी दोनों पूरी तरीके से शामिल थी सब में। तो ये सारा जो केस चलता है, 4 साल का अरसा गुजर जाता है, क्या आपको आइडिया था या उम्मीद थी कि आपके हक़ में ये फ़ैसला हो जाएगा कभी ना कभी? मुझे बिल्कुल उम्मीद थी, और मुझे बिल्कुल ये पता था कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला क्योंकि हक़ सच के साथ देते हैं, और हमारी अदालतों पे भी मुझे पूरा भरोसा था कि हमारी अदालतों से मुझे ज़रूर इंसाफ़ मिलेगा। तो मैंने इसीलिए सच्चाई का दामन छोड़ा नहीं, हम डटे रहे। इवन ये सब प्रेशर्स के बावजूद हमने जो है वो इस केस को डट के मुकाबला किया, इसका फाइनेंशियली, फ़िज़िकली, इमोशनली हमने इस केस को लड़ा है। तो अभी आपने प्रेशर की बात की, तो यकीनन जो दूसरी पार्टी है, जो मुल्ज़िमान है, वो काफ़ी बड़े बिज़नेसमैन माने जाते हैं फैसलाबाद के अंदर, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आया होगा। किस तरह की चीज़ें और डीलिंग्स आपको फ़ेस करनी पड़ी? जी, जैसे तो मैंने पहले बताया कि मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे अच्छा खासा प्रेशर आया था, और यूनिवर्सिटी ने मुझे आना बंद कर दिया था मेरा। उन्होंने इवन ये तक कह दिया था कि जब तक आप इसमें केस को वापस नहीं लेती, आप यूनिवर्सिटी में नहीं बैठ सकती। फिर हमने हाई कोर्ट जो है वो हम गए, और हाई कोर्ट से हमें जो है ना वो मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए, साथ में हाई कोर्ट से मैंने डिग्री भी ली। तो अल्लाह ताला ने इसमें हमें फ़तह नसीब की। फिर हमें बोगस एफ़आईआर्स का पार्ट बनाने की मुझे मेरे भाइयों को कोशिश की गई कि हमें फ़ेक एफ़आईआर्स में इन्होंने इन्वॉल्व करने की कोशिश की, वो भी सब इनकी कोशिशें फ़्लॉप हुई। एंड थर्डली इन्होंने केस को लिंगर ऑन करने की कोशिश की। इवन ये सुप्रीम कोर्ट में भी स्टे के लिए गए थे, पर अल्लाह का शुक्र है कि वो सब जजमेंट हमारे हक़ में ही, और हमें ये जो है ना फ़तह नसीब हुई सुप्रीम कोर्ट से भी। सही। तो ऐसे केसेस में मोस्टली देखा जाता है, हमने पाकिस्तान की तारीख में देखे हैं कि इस तरह के अगर केसेस आते हैं तो सुलह कर ली जाती है या फिर हर्जाना भर दिया जाता है, और किसी न किसी तरीके से मामलात को सेट कर लिया जाता है। लेकिन इस केस में स्पेसिफिकली ऐसा क्यों नहीं हो सका? इसीलिए क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर बहुत एलिगेशंस लगाई थी, एक्यूजेशंस। पहले दिन से इन्होंने ये नैरेटिव क्रिएट किया था कि ये केस सिर्फ खदीजा पैसों के लिए कर रही है, और वो सिर्फ हमसे जो है वो पैसे निकलवाना चाहती है, हमें ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन ऑफ मनी का केस ये बताया गया था मुल्ज़िम पार्टी की तरफ से। और मैं भी इस बात पे डट गई थी कि मैंने हक़ सच के साथ खड़े रहना है, मैंने इंसाफ लेना है, और मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा था कि अल्लाह ताला उनके साथ खड़ा होता है जो खुद के साथ खड़े होते हैं, और अल्लाह ताला कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। जी, बिगिनिंग में 50 करोड़ की ऑफ़र थी सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो है वो 10, 15, 20 जो उनकी मर्ज़ी होती थी। जब केस स्टक होता था तो वो फिर 1 पे भी आ जाते थे, 1, 2 पे। जब जैसे ही केस हमारे हक़ में हो जाता था तो वो फिर 15, 20, 25, 30 इस तरह भी पहुंच जाते थे। लेकिन हमने कभी उनकी ऑफ़र्स को जो है वो एंटरटेन ही नहीं किया। तो ऐसे में अपनी फैमिली का प्रेशर कितना ज़रूरी होता है या उनका साथ कितना ज़रूरी होता है कि जब आप ये केस लड़ रहे हो, तो फैमिली मेम्बर्स के क्या आपके साथ रिलेशनशिप था उनका, और उनका कैसा रवैया था? बहुत ज़रूरी होता है। मेरी इमीडिएट फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत सपोर्ट मुझे शो की है, और आई थिंक अगर मेरे भाई मेरे साथ ना खड़े होते, मेरी जो पैटर्नल सारी फैमिली है वो मेरे साथ ना खड़ी होती, तो शायद मैं ये केस कभी ना कर सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत सपोर्ट किया। मैं बल्कि अपने सारे उन रिश्तेदारों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उनका बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले मैं सब मीडिया बरादरी का, क्योंकि मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया है, और सारे वकला बरादरी का जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कोर्ट्स के अंदर, सब लोगों का जिन्होंने सिविक लोग, सोशल सर्कल जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट शो की। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये आप सबकी सपोर्ट थी, आपके कमेंट्स थे, आपका साथ था कि मैं इस पे केस पे मोटिवेटेड रही इनको सज़ाएं करवाने के लिए।
सही है। तो अच्छा, मैं दोबारा उस वीडियो की जानिब आता हूँ जिससे ये सारा मामला शुरू होता है। आपको बोलते हुए सुना जा रहा है कि आप अना को सॉरी कर रही हैं या आपसे करवाई जा रही है, तो उसके पीछे क्या कहानी? जो मैंने आपको बताया कि अना के और मेरे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे उसके फादर के प्रपोज़ल को लेके मेरे लिए जो आ रहा था बार-बार, तो उसी वजह से जो है वो अना ने अपने फादर से ये कंप्लेन की कि कैसे इसने मेरे आगे ये बातें की हैं। तो बेसिकली ये जो इस तरह के पेट्रियार्कल किस्म के लोग होते हैं, इनकी बेटियां भी बड़ी पेट्रियार्कल होती हैं और ये अपने आप को ज़मीनी खुदा समझते हैं। ये फ़िरौन की एक मिसाल है जीते जागते। बस इनको ये हज़म नहीं हो रहा था कि एक लड़की ने कैसे हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ उठा ली है। तो इसीलिए इन्होंने ये सब कुछ किया ताकि मैं जो हूँ वो मेरी नाक रगड़वाई गई जूतों पे, मुझे ज़लील ह्यूमिलिएट करने के लिए, ताकि मैं दोबारा कभी अना के आगे कुछ बोल ना सकूँ। तो वो जो वीडियोज़ थी वो आप के बनाने के फ़ौरन बाद ही वायरल कर दी गई या फिर ब्लैकमेल भी किया जाता रहा? बिल्कुल ऐसा था क्योंकि ये 2 एफआईआर्स हुई हैं और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही जजमेंट दी थी कि एक दिन वकूआ और चल वकूए की रात को जो है वो वीडियोस वायरल होना शुरू होती हैं। तो ये इनकी यकीनन इट वाज पार्ट ऑफ देयर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, जो कि कुछ हमें एफआईए की फाइल्स में जो हमारे मैसेजेस इन लोगों ने, इनके जो मैसेजेस लगे हैं उससे भी कुछ आइडिया होता है कि ये सब इन्होंने पहले ही प्लान किया हुआ था कि ऐसे ये सब करेंगे, इंसिडेंट पूरा ये करेंगे और टॉर्चर मुझे और फिर इसकी वीडियोज़ वायरल करेंगे ताकि मैं इतनी ह्यूमिलिएट हो जाऊँ कि मैं दोबारा घर से भी बाहर ना निकलूँ या फिर मैं सुसाइड कर लूँ। तो वैसे सुसाइडल थॉट्स आते हैं या फिर मोटिवेट ही रहते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी सुसाइडल थॉट्स नहीं आए। इतनी सी चीज़ों के ऊपर जो है वो कभी भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र है, मैंने मेरा पूरा भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर पहले दिन से था और मुझे कभी भी सुसाइडल थॉट्स नहीं आए। थोड़ा प्रेशर ज़रूर था लेकिन मुझे अल्लाह का पर पूरा भरोसा था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे जिस मिट्टी से बनाया है, मैं झुकने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी जुल्म के आगे। यकीनन आप दाद के मुस्तहिक हैं और इस सवाल का मकसद भी मोटिवेशन फ्राहम करना था। तो मुझे ये बताएं कि मजमूई तौर पर सज़ाएँ क्या हुई हैं और इस पूरे सीन के अंदर शेख दानिश के साथ उनकी सेक्रेटरी हैं आई गेस माहम, उनका क्या रोल था? उनको भी सज़ा दी गई है और साथ में अना को तो रिहा कर दिया गया है, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? ये एफआईए के केस के अंदर जो है वो सज़ाएँ सुनाई गई हैं। अभी पुलिस केस में अनाउंसमेंट होनी है क्योंकि अना अली जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनी थी आफ्टर 11 डेज़। तो 11 दिनों में कोई भी इंसान जो है वो अपनी एविडेंस को हैम्पर कर सकता है। तो इसीलिए लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उसको एफआईए के केस में एक्विटल मिला है, लेकिन इंशाल्लाह पुलिस के केस में इसको अच्छी सज़ा सुनाई देगी और मुझे जज पे पूरा भरोसा है। हमारी जज बहुत अच्छी हैं, जो इंसाफ पसंद जज हैं। और जहाँ तक माहम और दानिश की बात आती है तो इनको मजबूरी तौर पे 24 ईयर्स की जो है वो इम्प्रिजनमेंट हुई है, इनको सेंटेंस हुआ है और साथ में इनको अराउंड 2 करोड़ जो है वो फ़ाइन हुआ है। और इन तीनों का ये मरकज़ी मुलज़िम है इस सारे वक़ूए के, शेख दानिश अली, माहम फ़ातिमा और अना अली। बाकी सब तो सबऑर्डिनेट्स थे। इन तीनों की पूरी ये मिली भगत थी, इन तीनों ये मास्टरमाइंड थे और इन्होंने ही बेसिकली सब कुछ जो है वो किया, बाकियों ने तो इनको असिस्ट किया था। सही है। वेरी लास्टली, आप आम पब्लिक को और स्पेशली ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि इस तरह के अगर आपको किसी भी सिनेरियो का सामना करना पड़ता है तो उसमें कैसे अपना रोल प्ले करना है, और आप चूँकि एज अ रोल मॉडल उनके सामने बैठी हैं तो आप क्या मैसेज देंगे? मैं सब ख़वातीन से ये कहना चाहूँगी कि आप अपने हक़ के लिए लाज़मी खड़ी हों, क्योंकि आप अपने लिए खड़ी होंगी तो कोई आपके लिए खड़ा होगा। और अदालतों पे आप भरोसा रखें। ये जो सफ़र होता है ना इंसाफ का, ये बहुत लंबा होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र, ये तो कुरान पाक ने कह दिया। लेकिन जब आप हक़ पे खड़ी होंगी तो अल्लाह ताला आपका साथ देगा, लोग आपका साथ देंगे और इंशाल्लाह आपको अदालतों से भी ज़रूर इंसाफ मिलेगा। बस चुप होकर घर में मत बैठें, इंसाफ के लिए अपनी जंग जारी रखें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन नाज़रीन, डॉक्टर खतीजा का यही मैसेज है कि किसी भी जुल्म या ज़्यादती के ऊपर आपको खामोश होकर घर पर नहीं बैठना, बल्कि अपनी आवाज़ के लिए निकलना है और उसको उठाना है। मीडिया और दूसरे जो आम पब्लिक है वो भी आपका ज़रूर साथ देगी और अल्लाह ताला तो है ही है। तो फ़िलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।